बहुत टाइम पहले एक डीमन किंग था जिसने अपनी टेरिफाइंग ताकत के साथ में वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था। मिलियंस ऑफ लोगों को उसने जान से मार दिया था। सारे लोगों ने अपनी होप खो दी थी, लेकिन डीमन किंग ने एक मिस्टेक कर दी थी। उसने एक ऐसे विलेज के ऊपर हाथ लगा लिया जिसको उसे कभी भी नहीं छूना चाहिए था। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर ट्राइब थी, क्रो ट्राइब। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन काफी ज्यादा तेज चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके सामने कुछ लोग होते हैं, वो अब रॉक पेपर सीजर वो खेल रहे होते हैं। एक बंदा जो जीता होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। ये एल्डेस्ट सन है, इसका नाम जैंग है। उसके पीछे सेकंड सन है, उसका नाम फैंग है। जैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि रॉक पेपर सीजर सबसे ज्यादा बेस्ट है, हम सारी चीजें काफी ज्यादा आसानी से सेटल है वो कर सकते हैं, अब ये ड्रैगन मेरा है। और पीछे डैन होता है जो इनका यंगेस्ट ब्रदर है। ये सब के बीच में बिल्कुल भी एक्साइटेड है वो नहीं होता है। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है इनके सामने में, और ये बंदा कह देता है कि वैसे ये जो अब ड्रैगन का हॉर्न है वो कितने में जाता है। ये ड्रैगन अभी भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, तो जैंग जल्दी से जाके सीधे इसे बीच से ये को घुसे में ये वो मार देता है। और वो कह रहा होता है खुश होते हुए कि यार कितना लंबा टाइम हो गया कि मैंने एक ड्रैगन है उसे हंट किया था। इतने में डैन और फैंग के पीछे अब ओगर्स है वो आ चुके होते हैं। ओगर्स को देखने के बाद में तो फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि ये अब मेरे हैं, और वो भी इस तरह से अब तबाही है वो मचाने लगता है। ये दोनों इसके ब्रदर्स काफी ज्यादा मजे लेते हुए ऑर्क्स को है वो मार रहे होते हैं। और डैन अब सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक स्टेबल लाइफ है वो जूंगा जब मैं रिनकार्नेट है वो होऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि मैं एक जो वॉर ट्राइब है उसके अंदर पैदा होऊंगा जो ड्रैगन्स को भी आसानी से वो मार सकते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अपने फादर के रूम में घुस जाता है और कह रहा होता है कि फादर मैं इंपीरियल कैपिटल में जाना चाहता हूँ। उसके फादर कह रहे होते हैं इंपीरियल कैपिटल, तुम एकदम से क्या कह रहे हो। इसके फादर ये जो विलेज चीफ है वो है, इनका नाम डूमस्टोन है। डैन उनसे कह रहा होता है कि इस जगह पे कुछ भी नहीं है मेरे लिए करने के लिए, अगर मैं इधर रहूंगा तो भी। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है करने के लिए, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और यहाँ पे अपने जो ब्रदर्स है ना उनसे ही थोड़ा पीछे हो मार्शल आर्ट्स और यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप के अंदर में, और यहाँ पे ये जो मैजिक है ना उसके अंदर में तुम विलेज के अंदर में बेस्ट हो। डैन कहने लगता है कि अब मैं कैसे बोलूं कि असल में मेरे को एक जॉब है वो करनी है जिसके अंदर ऑनर और थोड़ा पर्पस है वो हो। इसके फादर उससे कहने लगते हैं तो फिर अब वो गार्ड्स कैसे हैं जिनका अब कैप्टन तुम्हारा एल्डेस्ट ब्रदर है वो है, या फिर वो अब वॉरियर्स कैसे हैं जिनको तुम्हारा सेकंड ब्रदर लीड है वो करता है। डैन उनसे कह रहा होता है कि अगर मैंने उनको ज्वाइन है वो कर लिया तो फिर मेरे को हमेशा फाइट है वो करना होगा उनसे, और मेरे को वो है वो नहीं करना है। तो फिर उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि वेल अब तुम्हारे पास ये जो फॉरेनर अफेयर्स है ना वो भी कर सकते हो जो अब तुम्हारी सिस्टर मैनेज है वो करती है। डैन सोचने लगता है कि अब तुम इसे फॉरेनर अफेयर्स है वो बोल दो, लेकिन असल में अंत में जाके हम जो अब मॉन्स्टर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर जाके बेचते हैं खाना खरीदने के लिए, और अगर हमें दूसरे विलेज होता है उधर जाना होता है तो फिर एटलीस्ट 10 दिन है वो लग जाते हैं पैदल चलते हुए। और वो अब कहने लगता है कि फादर प्लीज मेरे को इंपीरियल कैपिटल में वो जाने दो। उसके फादर कह देते हैं लगता है तुम अब फॉरेनर अफेयर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर तुम विलेज चीफ बन जाओगे तो फिर कैसा रहेगा। ये सुनते ही तो डैन काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ होता है और कह रहा होता है कि एकदम से क्या कह रहे हो। इतने में यहाँ पे ये जो अभी इनकी बेटी भी है ना वो आ चुकी होती है। ये अब सेकंड डॉटर है, इसका नाम लाइशा है, और वो इधर आते ही अपने फादर को एक पंच है वो मारी होती है, और यहाँ पे अब एक फायर बॉल होता है उससे भी अपने फादर को मार रही होती है, लेकिन उसके फादर तो इसके फायर बॉल को हाथ से झटक के साइड कर देते हैं, और ये दोनों इसी तरह से अब आपस में फाइट है वो करने लग चुके होते हैं। डैन अब इनको देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर यही ऐसा चलते रहा ना तो फिर मैं भी इन लोगों की तरह अजीब है वो हो जाऊंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अब एक जो अब डिमोनिक बीस्ट होते हैं उनकी केव के बाहर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि अब मेरे को अब प्लान बी है वो यूज करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो अब डैन के फादर होता है ना विलेज चीफ, इन्होंने अब इधर काफी सारे एल्डर्स होते हैं इस जगह पे उन्हें इकट्ठा कर लिया होता है। उधर एक एल्डर इनसे पूछ ही लेता है कि तुमने इस जगह पे सब लोगों को इकट्ठा है वो क्यों किया है। डूमस्टोन उन्हें बताने लग चुके होते हैं कि अब मैंने अब डिसाइड है वो कर लिया है कि नेक्स्ट विलेज चीफ है वो कौन होगा। इस पे ये सामने एक एल्डर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें कोई फीवर
हो चुका है या फिर कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता है। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि ना मैं तो पूरी तरह से परफेक्टली हेल्दी हूँ। तो फिर यही एल्डर कहने लगते हैं कि अगर तुम एक हेल्दी आदमी हो तो फिर अपना जो अब नेक्स्ट चीफ है उसे ऑलरेडी है वो क्यों चुन रहे हो। ये उससे कह देते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे को सारी चीजें रश करना है वो काफी ज्यादा पसंद है। अब इनसे पूछ ही लिया जाता है कि असल में कौन है कि तुम विलेज चीफ है उसके रूप में चुन रहे हो, क्या तुम्हारा एल्डेस्ट सन होएगा या फिर सेकंड सन। डूमस्टोन उन्हें बता देते हैं कि ये मेरा अब यंगेस्ट सन है। ये सुनने के बाद में इधर लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हुए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि रुको जरा, तुम अपने जो अब यंगेस्ट सन है उसको क्यों चुन रहे हो, अब वो फर्स्ट सन और सेकंड सन है उनके अलावा। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि अब तुम्हें भी पता होगा कि असल में जो अब चीफ होता है उसे अब स्ट्रॉन्गेस्ट है वो होना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में एक एल्डर कहने लगते हैं तो फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो अब यंगेस्ट सन है वो तुम्हारा ये जो अब सेकंड और फर्स्ट सन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि अगर हम कंपेयर करें उसे जैंग और फैंग से तो फिर वो अब थोड़ा पीछे ही वो आता है, लेकिन उसकी जो अब कॉम्बैट तकनीक है ना वो अब पूरे विलेज के अंदर में सेकंड पे ही है वो होगी। एक एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तो फिर तुम्हें अपना जो फर्स्ट सन है ना उसको चुनना चाहिए, तुम अपने यंगेस्ट को असल में चुन ही क्यों रहे हो। डूमस्टोन कहने लगते हैं किसी रीजन की वजह से यंगेस्ट सन डैन वो अब बहुत बड़ा जीनियस है मैजिक के अंदर में। इधर दूसरे एल्डर्स उससे कहने लगते हैं कि मैजिक तुम्हें पता है कि वो अब सिर्फ ट्रिक्स है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि हाँ तुम लोगों करेक्ट हो, ये सिंपली बस एक ट्रिकरी है, लेकिन डैन अपनी जो मैजिक ट्रिक्स है ना उनको अब कॉम्बैट आर्ट्स है उसके अंदर कंबाइन करके एक ड्रैगन है उसे डिफीट कर सकता है अपने साथ में ही। हाँ उसने जब ऐसा किया था तब वो सिर्फ 12 साल का था। ये सुनने के बाद में इधर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या नॉनसेंस तुम बोल रहे हो। एक जो मैजिक तकनीक होती है उससे हम तुम अब मैजिक पावर होती है उसे कंट्रोल कर पाते हैं जो आसपास में होती है, और दूसरी तरफ कॉम्बैट आर्ट्स के अंदर में ये तुम अपनी अंदर जो अब मैजिकल पावर होती है उसी को अब यूज है वो करते हो अच्छे से। अगर तुमने दोनों को साथ में यूज किया तो फिर ज्यादा सही है वो नहीं रहेगा, अंत में जाके तुम मर भी सकते हो। डूमस्टोन उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है क्या इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, मेरा जो यंगेस्ट सन है ना उसने मेरे से बोल दिया है कि असल में ये पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है वो नहीं है। उसने ऐसा बोला कि ये अब ऐसा है कि मैं एक बुक को रीड कर रहा हूँ खाते हुए टाइम पे। ये इधर लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इतने में इधर एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है कि चीफ प्लीज बाहर आ जाइए 1 मिनट के लिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये लोग अब ये विलेज की एंट्रेंस होती है उधर आ चुके होते हैं। इधर चारों तरफ में काफी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट की लाशें पड़ी होती हैं। तो ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि किन्होंने इधर है वो छोड़ दिया है, एटलीस्ट 40 लाशें वो इस जगह पे हैं। तो फिर अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जल्दी से लोगों को इस जगह पे वो बुलाओ, हमें इन्हें डिसमेंटल करना होगा इससे पहले कि ये अब सड़ना वो लग जाए। हमें एटलीस्ट 100 लोग चाहिए होंगे। इतने में लाइसा अपने फादर के पास आ रही होती है और कह रही होती है कि डैन ने ये लेटर छोड़ दिया है, और यहाँ पे उसके फादर ये लेटर पढ़ने लग चुके होते हैं। ये लेटर के अंदर में डैन ने ऐसा लिखा होता है कि मैं ये जो वो विलेज है उसे छोड़ने वाला हूँ और यहाँ पे एक दूसरी जगह पे वो जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं बस अपना जो एक वर्क है वो ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे को ज्यादा सूट करता है, और यहाँ पे इसके लिए मैंने थोड़े से पैसे और आइडेंटिफिकेशन है वो ले लिया है अपने साथ में, और उसके बदले में मैंने 40 डिमोनिक बीस्ट है उनको मार दिया है। उनकी कीमत उससे बहुत ज्यादा गुनी होएगी जितना अब मैंने पैसे हैं वो लिए हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद में डैन के फादर अब गार्ड के कैप्टन होता है उसे बुला लेते हैं और उससे कह देते हैं कि डैन को अभी कैप्चर करो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने विलेज से काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि उन लोगों को अभी तक डिमोनिक बीस्ट होंगे ना वो मिल चुके होंगे, और यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट है वो अब जब मर जाते हैं तब उनके अंदर से काफी ज्यादा पॉइजन ये सब निकलता है और उन्हें अब अच्छे से हार्वेस्ट ये सब है वो करना होगा, वरना जिस जगह पे वो है वो जमीन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और ये अब विलेज की एंट्रेंस खराब तो होने नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग अब वो सब सही करने में लग जाएंगे और मेरे पीछे जो लोग भागते हुए आएंगे वो अब उनका नंबर काफी कम हो जाएगा। डैन भागते हुए अब याद करने लगता है कि पास्ट लाइफ में उसकी मदर ने बोला था कि सेफ होना ही वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो फिर आगे जाके तुम भी कुछ सेफ वाला काम है वो करना, जैसे कि सिविल सर्वेंट। तो फिर वो अब अपने कह रहा होता है कि फादर मेरे को माफ कर देना, लेकिन मैं अपनी लाइफ उस तरह से जीना चाहता हूँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक लड़की है वो मैप देख रही होती है, वो इधर काफी लोगों को बता रही होती है कि डैन अब एक ऐसा रास्ता लेके जा रहा होगा जहाँ पे अब काफी सारे लोग गुजरते ये सब रहते हैं, ताकि वो अब ज्यादा निशान है उन्हें अब पीछे ना छोड़ दे। लेकिन चाहे वो हो, वो अंत में मेरा जो अब हाथ है उसी के ऊपर एक डांस है वो कर
कर रहा होगा, मेरा क्यूट यंगर ब्रदर अब तुम्हें जितना ट्राई करना है वो कर लो भागने का, लेकिन अब तुम्हारी जो ओल्डर सिस्टर है वो अब तुम्हारे पीछे आ रही है। और ये जो अब लड़की है वो अब एल्डेस्ट बेटी है, इसका नाम हेस्टिया है। हेस्टिया ने इधर काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है और कह रही होती है कि हम अपना प्लान अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहली स्क्वाड अब ये मैप का रास्ता है उसके थ्रू यूज करते हुए आगे वो बढ़ेगी, दूसरी स्क्वाड अब थोड़े निशान है वो ढूंढेगी डैन के, और तीसरी स्क्वाड अब ये पूरा फॉरेस्ट होएगा उसे अब चारों तरफ से ब्लॉक करेगी। हेस्टिया अपने क्रो को भी आगे वो भेज देती है और वो कह देती है कि डैन जिस तरह से तू चाहता है ना सारी चीजें वैसे वो नहीं होएगी। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो जो अब यहाँ पे अब सेकंड कैंपिंग ग्राउंड होता है वहां पे पहुंच चुका होता है जो विलेज से 200 किलोमीटर दूर होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब फॉरेन अफेयर्स के लोग होते हैं वो आराम करते हैं जब वो विलेज को लीव करते हैं, लेकिन डैन इस जगह पे अब कोई भी टाइम वेस्ट है वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो अब सेकंड ब्रदर फैंग है ना वो अब बहुत ज्यादा फास्ट है, पूरे विलेज के अंदर फास्टेस्ट है, तो उसके ऊपर कैचअप है वो कर लेगा बिना टाइम के अंदर में। डैन कह देता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को एक ऐसे रास्ते से जाना होगा जो वो मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें हिस्टिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, उधर एक बंदा आते हुए उसे बता रहा होता है कि हमें ये जो अब यंग मास्टर है उनके थोड़े निशान ये जो अब सेकंड कैंपिंग ग्राउंड है उस जगह पे मिले हैं और यहाँ पे, लेकिन वो जो अब निशान है वो उसी जगह पे रुक जाते हैं। ये सुनने के बाद में हिस्टिया अब मैप को अच्छे से देखने लगती है और कह रही होती है कि सेकंड कैंपिंग ग्राउंड है उसके आसपास में कुछ भी नहीं है, बस फॉरेस्ट और खाई है, और अगर उसे ओलंपस फॉरेस्ट से बाहर जाना होगा तो एक दूसरा रास्ता ये वो लेना होगा। ये काफी ज्यादा रात का टाइम है तो फिर वो अब अच्छे से देख नहीं पा रहा होगा। हिस्टिया और भी बताने लगती है कि ओलंपस फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जिसको मैजिशियन लैंड ऑफ डेड है वो बोलते हैं और हमारा विलेज इसी के सेंटर में है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत मैजिक अच्छे से व्यूज है वो कर पाते हैं क्योंकि हमने एक जो अब मैजिक सर्कल है वो बना रखा है जो मैजिक पावर को स्टेबल ये सब है वो कर देता है, क्योंकि ओलंपस फॉरेस्ट इस तरह की जगह है जो अब मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा क्लैश है वो करते रहती है आपस में। और ये जो अब यंगेस्ट है ना उसने अब एटलीस्ट 40 डिमोनिक बीस्ट है उनको मार दिया है, तो फिर वो अब काफी ज्यादा थक है वो रखा होगा, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होगी। और सेकंड कैंपिंग ग्राउंड के पास में सिर्फ 2 जगह है जहाँ पे वो आराम है वो कर सकता है, वो डेफिनेटली उन दोनों जगह में से किसी जगह पे वो होगा और अपनी मैजिक पावर को रिकवर कर रहा होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ओलंपस फॉरेस्ट के अंदर में एक गुफा के अंदर डैन है वो अब बैठ रखा होता है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो वो अब फायर बॉल यूज करता है, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो ओलंपस फॉरेस्ट के अंदर में है जहाँ पे जो वो मैजिक पावर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। लेकिन डैन जब और ज्यादा अच्छे से फोकस करता है तब वो अंत में फायर बॉल को यूज कर पा रहा होता है और वो थोड़ा कप को गर्म करके वो पानी गरम गरम है वो पीता है और उसे ये काफी अच्छा लग रहा होता है। इतने में वहां पे ये जो उसके विलेज के 3 लोग होते हैं वो आ चुके होते हैं और वो भी इसको पकड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन डैन तो जल्दी से वहां से गायब हो जाते हैं और एक बंदे को एक घूसा रख देता है और दूसरे बंदे को भी वो अब रख देता है। वो तीसरे बंदे से भी कह देता है अगर तुम मेरे को पकड़ना चाहते थे ना तो फिर तुम्हें 3 लोगों से और ज्यादा लोगों को वो लाना चाहिए था। ये बचा हुआ बंदा भी कह देता है कि हाँ प्रोबेबली हमें करना चाहिए था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अब फॉरेस्ट के अंदर है वो भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मैं इन लोगों से मिल गया ना वो अब कोइंसिडेंस वो नहीं था, ऐसा लगता है कि हिस्टिया दीदी है ना वो अब इन लोगों को अच्छे से कमांड कर रही है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि मैं कहाँ पे मूव है वो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन मेरे को अब जल्दी करना होगा। इतने में डैन को और भी लोग दिख जाते हैं जो इसे ढूंढने के लिए आए होते हैं, तो फिर वो सबसे पहले एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन एक कौवा बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए डैन की लोकेशन को अब लीक कर देता है और ये लोग अब यहाँ पे उसको ढूंढ लेते हैं और डैन अब इनसे लगातार भागने वो लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हिस्टिया के पास एक बंदा आ चुका होता है, वो बता रहा होता है कि हमने यंग मास्टर को डिस्कवर है वो कर लिया है। हिस्टिया ये सुनने के बाद में इधर सारे लोगों से कहने लगती है कि हम ये जो अब लोकेशन है उसको सेंटर में लेके एक नेट है वो क्रिएट करेंगे, तो फिर अब ये अब सारे जो अब सोल्जर्स है उनको अब मैसेज है वो भेज दिया जाए कि यंगेस्ट जो है वो डेफिनेटली इसी एरिया के आसपास में है वो छुप रखा है, तो फिर हमें उस जगह पे पूरे फॉरेस्ट को, गुफाओं को, पेड़ों को और हर चीज को अब सर्च है वो करना होगा, कोई भी चीज बच नहीं चाहिए, हम उसे एस्केप करने बिल्कुल नहीं देंगे इस टाइम पे। और इधर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो डैन जिस जगह पे देखा गया होता है उसी के आसपास में अच्छे से अब वो देखने वो लग चुके होते हैं, लेकिन इन लोगों को अब अपनी तलाश जारी रखते हुए अब पूरी सुबह वो हो चुकी होती है रात से। और यहाँ पे हिस्टिया के पास में उसके फादर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब सूरज है वो निकल चुका है, क्या तुमने अभी तक उसे ढूंढा? हिस्टिया कहने लगती है कि फादर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस थोड़ा वो मैटर ऑफ
टाइम है। इतने में हेस्टिया के फादर नोटिस कर लेते हैं कि ये अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं उन्हें यूज कर रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ में ढूंढने के लिए, और जो खाई है उस तरफ में कोई भी नहीं है। हेस्टिया कहने लगती है कि अब उस जगह पे सिर्फ खाई है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कहीं पे वो उस जगह से वो भाग जाए। लेकिन हेस्टिया अब कुछ सोचने लगती है और फिर वो उधर एक बंदे से पूछ लेती है कि कितने सोल्जर्स ने फर्स्ट टाइम ये जो अब डैन को डिस्कवर है वो किया था। उधर बता देता है कि 3 या फिर 4। तो फिर अब हेस्टिया सोचने लगती है कि 3 या 4 इतने लोगों को तो वो आराम से नॉकआउट है वो कर सकता था, तो फिर वो सिर्फ असल में भाग क्यों गया? वो अगर ऐसा करता तो फिर उसकी जो अब लोकेशन है वो इतनी ज्यादा डिस्कवर जल्दी है वो नहीं हो गई होती। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी लोकेशन को जानबूझ के एक्सपोज कर दिया ताकि जितने भी अब सोल्जर्स है उन्हें एक ही जगह पे इकट्ठा है वो कर दिया जाए। लेकिन असल में उसकी जो अब अपोजिट साइड है उधर कुछ भी नहीं है, बस खाई है। तो फिर वो उधर क्यों जा रहा है? इतने में उसके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है और वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अब उस फॉरेस्ट के अंदर में वो मैजिक यूज करने वाला है। हिस्ट्रिया जल्दी से अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनसे कहने लगती है कि इधर वर्ड है वो फैला दिया जाए, जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें ओलंपस खाई है उधर चले जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब ओलंपस खाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है। डैन इधर खड़ा होता है और इतने में वो पीछे से उसके ऊपर अर्थ स्पीयर से एक अटैक है वो आ चुका होता है। ये उसकी सिस्टर ने मारा होता है। वो काफी हाफते हुए कह रही होती है कि हमने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। डैन अपनी सिस्टर को देखने के बाद में थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है, लेकिन इतने में उधर ये जो अब फैंग होता है वो भी आ चुका होता है। उसने इसे पीछे से अब मारने की कोशिश करी होती है और वो लगातार इसे अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है। डैन इसे डॉज करे जा रहा होता है। फैंग कह रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा कि तुम ये सारी जो चीजें है ना उन्हें और ज्यादा बड़ी ना करके हमारे साथ वापस वो चल लो। लेकिन डैन इसकी बात बिना सुने हुए अच्छे से इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तो फैंग कह देता है कि लगता है ये जो वर्ड्स है ना वो तुम्हें नहीं पहुंचने वाले हैं, तुम्हारे एक हाथ काटना पड़ेगा। फैंग ने अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश है वो इसे मार दिया होता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल सा स्लैश होता है जिससे अब खाई भी थोड़ी सी है वो टूटी होती है। लेकिन इतने में फैंग जब सारी धूल हट जाती है तब वो देख लेता है कि डैन ने इसके स्लैश को डॉज कर लिया होता है, लेकिन फिर भी ये जिस खाई के कोने पे होता है वो टूट चुका होता है इस स्लैश की वजह से, और वो खाई में ही वो गिर जाता है। ये दोनों जब देखते हैं तब उन्हें खाई के अंदर में डैन है वो दिख नहीं रहा होता है। इतने में उन्हें पीछे कुछ दिख जाता है। इसी के बाद हिस्ट्रिया के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब कह रही होती है कि मैंने इसके बारे में अब पहले क्यों नहीं सोचा। अब जब वो ये जो अब खाई है उसे पार कर लेगा तो फिर वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं होएगा, तो फिर ये जो अब यंगेस्ट है ना वो अब कोई सा भी मैजिक है वो यूज कर पाएगा जिस तरह से वो है वो चाहे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन ने अपना जो अब फ्लाइंग मैजिक होता है उसे यूज कर लिया होता है जब वो खाई से गिरा होता है। इधर फैंग ये देख के कह रहा होता है कि तुमने अब ये फ्लाइंग मैजिक है वो कब सीख लिया। और डैन अब इन दोनों से कहने लगता है कि भैया दीदी मेरे को माफ कर देना, मैं अभी काफी ज्यादा अब लैक है वो करता हूँ तुम लोगों से कंपेयर करूँ तो, लेकिन मैं अब काफी ज्यादा अच्छे से वो रहूंगा। और डैड को बता देना कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों के प्रति भी काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं तुम लोगों को बाद में लेटर से वो भेजूंगा। और इतना कहते ही वो यहाँ से उड़ के वो चले जाता है। पीछे एक बंदा कह रहा होता है कि क्या इसे मैं अब शूट करके गिरा दूं क्या? फैंग कह रहा होता है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर वो खाई में गिर जाता है इतनी ज्यादा ऊंचाई से हो। और इधर फैंग की सिस्टर भी कह रही होती है कि ओपा अब हम क्या करें, अगर हम इसे फॉलो करना भी चाहे ना तब हम नहीं कर सकते हैं। फैंग कह देता है कि अभी के लिए हम सिर्फ विलेज के अंदर वापस है वो चलते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन के अब विलेज से जाने के बाद मिडर एल्डर्स ने एक मीटिंग है वो रख दी होती है और वो इधर डूमस्टोन से कह रहे होते हैं कि एक 16 साल के बच्चे को तुम अपनी एक विलेज चीफ की पोजीशन दे रहे हो, ये काफी ज्यादा गलत ही है वो था। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि मैं उसको अब ये जो पोजीशन है उसे अभी के अभी वो दे दूंगा जब टाइम आता तब। लेकिन ये एल्डर सामने उससे कह देते हैं कि इसे अब तुम भूल जाओ, वो वैसे भी अब विलेज के अंदर है वो नहीं है। दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि वैसे अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जब ये जो यंगेस्ट है वो अब बाहर जाके कोई बड़ा सा दिक्कत ये सब है वो करेगा तो। और फिर दूसरे एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, किसको पता कि वो अपनी जिस तरह की एबिलिटीज है उनके साथ में क्या कर ले। उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरी एक कंट्री है उसे अब खत्म है वो कर सकता है अगर वो चाहे तो। हमें उसे वापस जल्दी से जल्दी वो लाना होगा इससे पहले कि वो बाहर जाके कोई भी दिक्कत है वो कर ले। डूमस्टोन कहने लगते हैं कि तुम लोगों को भी पता है कि यंगेस्ट को अब पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होएगा क्योंकि अब उसकी जो वो माना की लिमिट ये सब लग रखी थी उसके ऊपर वो हट चुकी है। दूसरे एल्डर उससे कहने लगते हैं कि इसमें इतनी
ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम सीधे उधर चले जाओ और उसे लेकर आ जाओ। लेकिन डूमस्टोन अब कहने लगता है कि अगर मैं जाता हूँ तो फिर मैं बहुत तरह की जो अब यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शन है उसे पालूंगा। बहुत सारे जो अब कंट्रीज है ना वो अब मेरे को ऑब्जर्व है, वो ये सब करने लग जाएंगे। मैं शायद एक जो अब यहाँ पे अब स्पेशल ग्रेड का अब डिजास्टर है ना वो कॉज कर दूं, और या फिर उससे भी बड़ा कुछ है वो कर दूं। तो फिर दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि तो फिर क्या तुम अब यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे बैठने वाले हो, हमें कुछ ना कुछ तो है वो करना ही होगा। और ये अब डूमस्टोन कह देते हैं कि मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि यंगेस्ट को कौन वापस है वो लेकर आएगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन फाइनली एक विलेज में आ चुका है, लेकिन असल में उसको बहुत सारे जो अब गार्ड्स है ना उनके द्वारा घेर लिया गया। वो कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। इसी के बाद अब हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या होता है। एक चोर लगातार लोगों से वो बच के भाग रहा होता है, उसे सामने डैन है वो दिख जाता है, वो उससे चिल्ला के भी बोल रहा होता है कि रास्ते से हट जा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से है वो टकरा जाते हैं। ये चोर नीचे गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि ये मैंने तेरे से बोला था ना कि तू रास्ते से हट जा, लेकिन डैन उससे कह देता है माफ करना मेरी पीठ पे अब आंखें नहीं है। इतने में चोर को जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो इसके काफी करीब आ चुके होते हैं, तो वो जल्दी से डैन को साइड करते हुए यहाँ से वो भाग जाता है। इतने में डैन नोटिस कर लेता है कि उसके पास जो उसका बैग था वो अब गायब हो चुका है। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें चोर को दिखाया जाता है, वो भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि वो लड़का कितना ज्यादा नमूना था। इतने में डेनिस के मुंह के सामने आ जाता है और कह रहा होता है कि मेरा बैग मेरे को वापस कर दो। ये बंदा एक डैगर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि मेरे रास्ते से हट जा, लेकिन डैन उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि काफी ज्यादा सही रहेगा कि तुम काफी अच्छे से मेरा जो बैग है वो मेरे को वापस कर दो। लेकिन ये चोर पीछे डैन को अपने डैगर से मारता है, लेकिन वो देख लेता है कि डैन पीछे से गायब हो चुका है और वो अब दोबारा से उसके पीछे आ चुका होता है। डैन को समझ आ चुका होता है कि उसके वर्ड्स इसके सामने काम नहीं करेंगे, तो वो इसके माथे पे एक फ्लिक मारते हुए इसे बहुत ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। वो बंदा जहाँ पे गिरा होता है उधर काफी ज्यादा चीज है वो टूटी होती है। डैन कह रहा होता है कि यार मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था कि इसे मैं कम से कम तरीके से वो मार दूं, और वो इसके करीब जाके अपना बैग है वो वापस ले लेता है। और यहाँ पे एक जो गार्ड होता है वो आ जाता है और वो डैन से कह देता है कि तुम एक भी अब बिल्कुल भी हिले ना तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। डैन उससे कह देता है कि प्लीज रोको, यहाँ पे अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो अब चोर होता है वो यहाँ से भाग जाता है। डैन पीछे मुड़ा होता है इस चोर को भागता हुआ देखते हुए। ये गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बिल्कुल भी मूव है वो मत करो, तुम क्या इधर उसके साथ में भागने की प्लानिंग है वो कर रहे थे, और यहाँ पे तुम जहाँ पे हो उधर ही रहो। और अब हमें प्रेजेंट में दिखता है कि डैन को इधर एक जो अब जेल होती है उसके अंदर बंद कर दिया गया होता है। उसके बैग को सर्च किया जा रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि इस जगह पे वेपन जैसा है वो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उधर गार्ड का लीडर कह रहा होता है कि अच्छे से सर्च है वो करो, उधर कुछ तो होगा। और ये बिना किसी वेपन के साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये किसी बंदे को मारे और वो इतना ज्यादा उड़ते हुए दूर है वो फिक जाए। ये गार्ड अब डैन के सामने आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने कभी भी नहीं देखा है, तो फिर तुम कहाँ से वो आए हो। और डैन सोच रहा होता है कि किस तरह की सिचुएशन है कि मेरे को बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतने में वो गार्ड उससे कह देता है कि हाँ तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी तो होगा ना, तो फिर मेरे को अपना आईडी है वो दिखा दो। डैन अब यहाँ पे उससे यस कह देता है और अपनी जो डायमेंशन स्पेस होती है उसके अंदर से एक आईडी कार्ड है वो निकाल लेता है। ये आईडी कार्ड उसकी जो अब दीदी है उसका होता है, जिसको वो अपने साथ लाया होता है। और वही ने अपना ये जो आईडी कार्ड होता है वो दिखा देता है। उसके अंदर उसने अपना मैजिक यूज करते हुए नेम होता है वो चेंज कर दिया होता है, अपना कर दिया होता है। और ये बंदा अब काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है इस आईडी कार्ड को देखने के बाद में, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना, मेरी हिम्मत कैसे हो गई कि मैंने एक नोबल को अब पहचाना नहीं, मैंने एक ग्रेव सिन है वो कर दिया है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ और इसको अब बाहर एस्कॉर्ट है वो करो। और इसी तरह से डैन को काफी ज्यादा इज्जत के साथ में इधर से बाहर है वो भेज दिया गया होता है। वो आईडी कार्ड देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को ये पता नहीं था कि ये जो अब दीदी है ना उसके पास एक नोबल वाला आईडी है वो होगा, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब मैं इसे कंटिन्यू यूज करते रहा तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है वो होगी। डैन को साइड में एक खाने की दुकान है वो दिख जाती है और उसने अब 3 दिन से कुछ भी ढंग का खाया नहीं है, तो फिर वो इस दुकान पे चले जाते हैं और वो पूछ रहा होता है कि ये कितने का है। वो बंदा इससे कह देता है कि उधर लिख रखा है कि ये 2 पल्क का है। ये सुनने के बाद में डैन अपने बैग में से एक कॉइन निकाल लेते हैं और कह रहा होता है कि इसे यूज करते हुए मैं पे कर सकता हूँ क्या। ये शॉप का ओनर ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि तुम असल में एक नोबल है उसके बेटे हो, प्लीज मेरी रूडनेस के लिए मेरे को माफ कर देना। डैन उससे कह देता है कि हाँ ठीक है, और ये काफी ज्यादा सही है, तुम मेरे को बस ये जो अब ब्रेड है वो दे दो प्लीज,
लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि यंग मास्टर अब मेरे पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा जो बड़ा अमाउंट है उसका चेंज है वो आपको दे दूँ। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी लेना है तो फिर तुम ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरे को बस बख्श दो। डैन समझ जाते हैं सिचुएशन को और यहाँ से वो चले जाते हैं। वो कह रहा होता है कि ये कॉइन ये असल में कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वेलम मेरे को पता है कि कोई ना कोई तो इसे एक्सेप्ट है वो कर ही लेगा। नेक्स्ट शॉप में वो जाता है तब उधर कह दिया जाता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, इतने बड़े पैसों का मेरे पास खुलना है वो नहीं है। और ये दूसरा कोई कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को जाने दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तीसरी शॉप वाला कह रहा होता है कि अगर मैं अपना जो है वो पूरा फॉर्च्यून है ना उसे भी तुम्हें दे दूँ तब भी मैं इसका चेंज है वो नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मेरे को जाने दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब यहाँ पे अब शाम से रात है वो हो चुकी होती है और डैन अब सड़क पे पड़ा होता है बारिश में और वो कह रहा होता है कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं उन्हें यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे को अभी तक की जो वर्ल्ड की करेंसी है उसके सिस्टम ये सब के बारे में वो पता नहीं है। ये प्लेटिनम कॉइन असल में कितना ज्यादा वर्थ है वो करता है। अगर मेरे को पता होता कि ये होने वाला है तो फिर मैंने थोड़ी स्टडी ये सब है वो कर ली होती। इतने में डन साइड में देखता है कि इधर ये जो अब चोर बंदा होता है वो इसके करीब आ चुका होता है। दो जो वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें लेके वो कह रहा होता है कि अब तुमने जो अब लास्ट टाइम मेरे साथ किया था उसके लिए तुम्हें कंपनसेट है वो करना चाहिए मेरे को, और मेरे को लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो कॉइन है वो काफी रहेगा। और डैन का तो इसको देख के थोड़ा मुंह बन चुका होता है कि चोर जो दो बॉडी बिल्डर्स को लाया होता है वो अब डैन को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या ये जो बच्चा था उसने सही में वो किया क्या तुम्हारे साथ में, लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा है। और फिर ये अब चोर से कहने लगता है कि तुम्हें लगता है क्या कि मैं एक जो बच्चा है उसके द्वारा पिटा जाऊंगा बिना किसी रीजन की वजह से, केयरफुल रहना। अब किसको पता कि इसके पास किस तरह का वेपन है वो हो। और डैन अब इनसे कह देता है कि वैसे तुम लोग ये है वो हटा दो, तुम्हारे पास चेंज है क्या, मेरे को बस ये जो है ना वो उसके बदले में एक्सचेंज करना है। और प्लेटिनम कॉइन देखने के बाद में ये दो बॉडी बिल्डर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि इस बच्चे के साथ में असल में क्या है। ये चोर अब डैन के हाथों से ये कॉइन ले लेता है और वो कह देता है कि मेरे पास चेंज नहीं है, लेकिन अब तुमने मेरे को जो चोट पहुंचाई थी इसके बदले में हम इवन है वो हो चुके हैं। डेनिस से कह रहा होता है कि अगर ये तुम्हारे पास थोड़े से भी हुए ना तो भी काफी ज्यादा चल जाएगा, लेकिन थोड़े से पैसे वो मेरे को दे दो। ये बंदे गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बच्चे तो सुन भी रहा है कि मैंने क्या बोला। इतने में यहाँ पे कोई इधर कह देता है कि तुम लोग अडल्ट हो लेकिन इधर एक बच्चा है उसको परेशान कर रहे हो, तुम अभी के अभी अब वो रुक जाओ। और ये जो लड़का वो आया होता है उसको अब ये दो बॉडी बिल्डर सब घेरे वो लेते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम सीधे यहाँ से बस चलते हुए वो निकल जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर ये जो अब सुंदर फेस है ना वो तो अब एक मैस बन जाएगा बस में। लेकिन ये बंदा सीधे इसके मुंह पे एक घूसा मार देता है और दूसरे वाले को भी अब मुंह पे एक घूसा मार देता है। दोनों को उसने इस तरह से निपटा दिया होता है। और वो इधर चोर बंदे से कह देता है कि तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा कि यहाँ से वो चले जाओ जब मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये चोर कहने लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ में जो अब मेरे फ्रेंड्स है ना मेरे को नहीं लगता है कि वो ये सेम चीज है वो सोचते हैं। और पीछे ये जो दो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उठ चुके होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इसे काफी ज्यादा पीटने के बाद में वो तीनों यहाँ से वो निकल जाते हैं। और ये जो वो बंदा होता है वो डैन से पूछ लेता है बच्चे तुम सही तो हो ना। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो वो बंदा है वो अब डैन को एक होटल पे ले आया होता है और वो इसे खाना ये सब है वो खिलवा रहा होता है। ये बंदे ने अपना नाम लेप्सन है वो बता दिया होता है, लेकिन वो कह देता है कि तुम मेरे को आगे से लेस से वो बुला सकते हो। उसने अब इससे भी उसका नेम पूछ लिया होता है। तो फिर डैन ने अपना जो अब विलेज का नाम था उसका डेनबर्ग उसे चेंज करते हुए इसे डेनमार्क है वो बताया होता है। और यहाँ पे ये अब लेस उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम सो सकते हो। डैन ने उसे मना कर दिया होता है। तो फिर वो कह देता है कि तुम इस जगह पे आज वो सो सकते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा लड़का है वो नहीं हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं एक नाइट बनूं तो फिर मेरे को एक नाइट जैसा एक्ट है वो करना चाहिए। इतने में वहां पे एक लड़की आ चुकी होती है चिल्लाते हुए ओपा। और ये जो लड़की है इसका नाम एलिशिया है। और यहाँ पे एलिशिया कह रही होती है कि तुम दोबारा से किसी को यहाँ पे वो ले आए। और इतने में जब वो अच्छे से देखती है तो वो देख लेती है कि उसके भाई को पीटा गया है। तो वो कह रही होती है कि तुम्हारे फेस है उसके साथ में असल में हुआ क्या है। लेस बता भी देता है कि मैं कुछ जो अब थग्स थे उनसे मिल गया। ये चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम प्रोबेबली किसी की हेल्प करते हुए अब पीटे है वो दोबारा से, इसके साथ में ये कितने बार वो हो चुका है। अगर तुम यहाँ पे इस तरह से खेलते रहना तो फिर बिना चोट लगे तुम इंपीरियल कैपिटल है वो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे इस तरह से।
इतने में एलिशिया अब डैन को थोड़ा घूरती है और यहाँ से वो चले जाती है। जाते हुए कह रही होती है कि मेरे को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं असल में क्या होता है कि तुम वहां पे पहुंचती भी हो कि नहीं। लेस कह रहा होता है कि ये जो है ना, ये मेरी अब यंगर सिस्टर है, ये अब काफी ज्यादा अब सेंसिटिव है कुछ दिन से, क्योंकि अब यहाँ पे अब वो काफी ज्यादा थक रखी है, उसके बारे में चिंता मत करना और बस खाना खा लो। डेनिस से कहने लगता है कि असल में तुम्हारी ये जो अब करेंसी है ना, वो किस तरह से है वो चलती है उसके बारे में बताना। तो अब मैं सच बताऊँ तो मैं जो अब डीप माउंटेन्स है ना उनसे अब वो आया हूँ, तो फिर मेरे को अब करेंसी ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो फिर ये बंदा अब उसे बताने लग चुका होता है कि जो अब एम्पायर है उसके अंदर 8 कॉइन्स आते हैं। पहला होता है कॉपर, दूसरा ब्रॉन्ज, फिर तीसरा ग्रेट ब्रॉन्ज और फिर सिल्वर, फिर ग्रेट सिल्वर, फिर गोल्ड और लास्ट में आता है प्लेटिनम कॉइन। और मेरे पास में सिर्फ कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स है वो है, तो फिर मैं तुम्हें सारे वो है वो दिखा नहीं सकता हूँ। और हम इसे अब असल में जो पल्क्स है ना उनके अंदर मेजर है वो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक जो कॉपर कॉइन है वो अब एक सिंगल पर्क है वो होता है, और फिर ब्रॉन्ज कॉइन होता है वो अब 5 पर्क है वो होता है। इसी तरह से उसने जो अब एक नंबर्स होते हैं ना वो दिखा दिए होते हैं सारे कॉइन्स के। और यहाँ पे डेनिस से पूछ लेता है तो फिर ये बताना तो एक जो प्लेटिनम कॉइन है उसकी असल में कितनी कीमत है। लेस उसे बता देता है कि अगर तुम्हारे पास 6 या फिर 7 गोल्ड कॉइन्स है ना तो फिर तुम एक जो अब स्मॉल टेरिटरी है उसे आराम से चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ में। और तुम्हारे पास अगर एक जो अब प्लेटिनम कॉइन है ना तो फिर तुम एक बड़ी जो टेरिटरी है ना उसको 1 मंथ तक चला सकते हो। ये सुनते ही डैन काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है और वो अच्छे से समझ चुका होता है कि उसने असल में एक जो ब्रेड है वो खरीदने की कोशिश करी होती है, वो भी कुछ बिलियंस है ना उनके साथ में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लेस अब डैन को अपना जो होटल का एक रूम होता है उधर ले आया होता है और फिलहाल के लिए वो यहाँ से चले जाता है। डैन जब अकेला होता है तो वो अपना सारा सामान बाहर है वो ले आया होता है और कह रहा होता है कि इनमें से कुछ अब यहाँ कोई अच्छी कीमत की चीज होगी क्या। मैं अपनी जो अब प्लेटिनम कॉइन्स हैं उनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे को अभी के लिए ये जो अपने वेपन्स होंगे उन्हें बेचना होगा ताकि मैं अच्छे से अपने आप को संभाल वो पाऊँ। वो अपने डायमेंशन स्पेस खोल लेता है और वो कह रहा होता है कि हाँ अब ये काफी ज्यादा ईजी है डायमेंशन स्पेस क्रिएट करना। अब जब मैं विलेज से बाहर आ चुका हूँ ना तब, और लेस यहाँ पे आने वाला होता है तो फिर डैन ने देख लिया होता है, वो जल्दी से इधर अब सोनी की एक्टिंग है वो करने लगता है। और यहाँ पे इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें सुबह का सीन दिखता है। इधर ये जो अब लेस होता है उसको डैन ने एक लेटर है वो छोड़ दिया होता है बस, जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि खाना और मेरे को अब सोने की जगह देने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अब तेजी से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को एक जो अब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो लेना ही होगा। मैं अगर एक जो अब नोबल बन के इधर उधर घूमूं तो वो काफी ज्यादा सही है वो नहीं रहेगा, स्टैंड आउट होऊंगा, मेरे को किसी को ढूंढना होगा जो मेरे लिए एक जो अब यहाँ पे अब आइडिया वो बना दे नकली वाली। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें वो जो चोर होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब चल रहा होता है उधर, इसके जो बाउंसर्स होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अब ये जो अब प्लेटिनम कॉइन है उसके साथ में तुम क्या करने वाले हो, तुम हमें अच्छे से उसको देने वाले हो ना, थोड़े से हमें तुम कुछ गोल्ड कॉइन्स है वो दे दो, वही हमारे लिए काफी है। ये चोर कहने लगता है कि ये अब कुछ ज्यादा ही है, हमें इनको स्मॉलर अमाउंट में चेंज करना ही काफी ज्यादा बड़ा काम है वो होगा, केयरफुल रहना होगा इस जैसे टाइम के अंदर में। लेकिन इतने में वो देख लेता है कि वो दो जो अब यहाँ पे अब इसके बाउंसर्स होते हैं वो पीछे से गायब हो चुके होते हैं। इससे पहले इसे असल में कुछ समझ आता है, इधर जो डैन होता है वो इसको भी एक थप्पड़ मार के बेहोश है वो कर देता है। और अगले पल जब ये चोर अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक जंगल में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक बड़ा सा बंदा होता है और वो चिल्लाते हुए इससे कह रहा होता है कि तुम असल में हो कौन, क्या तुमने ये किया, मेरे को यहाँ से जाने दो। लेकिन इतने में ये जो अब डैन होता है वो एक पेड़ पे घूसा मारते हुए उसे तोड़ देता है और कह रहा होता है कि दोबारा से तुमने चिल्लाया ना तो ये अगले तुम होगे। असल में मैंने सुना है कि विलेज के अंदर में कोई ऐसा है जो फेक आईडीज ये सब बनाता है, तो वो कौन है। ये चोर कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता इसके बारे में रियली, लेकिन डैन ऊपर से इसका पेड़ है वो तोड़ देता है घूसा मारते हुए और कह रहा होता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे को उसके बारे में अभी क्या भी है वो बता दो। ये चोर कहने लगता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें ऑनेस्टली, मेरे को फेक आईडीज ये सब के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं किसी और को जानता हूँ जो इस सब के बारे में काफी चीजें वो जानता है। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर डैन को जो इन्फॉर्मेशन उस बंदे से चाहिए होती है उसे मिल चुकी होती है। उसने वो प्लेटिनम कॉइन जो इससे चुराया गया होता है वो भी उस शोर से वापस है वो ले लिया होता है और वो इधर अपनी रियल फॉर्म में वो आ जाता है। उसने अभी अपनी अपीयरेंस है
उसे चेंज किया होता है इस बंदे से बात करने के लिए। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि वो दोबारा से अपनी अपीयरेंस चेंज करके एक बार में वो घुस जाता है। वो उधर जाके एक जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें असल में क्या चाहिए, पहली बार तुम्हें मैं देख रही हूँ। डैन याद कर रहा होता है कि वो जो चोर है उसने उसे बता दिया है कि उस बंदे से मिलना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ना वो तुम उसे कहोगे तो ये काफी इजी होएगा। और डैन अब कहने लगता है एक रिफ्रेशिंग डार्क बियर और यहाँ पे सी फूड साइड डिश। ये सुनते ये जो अब लड़की होती है वो अब कोड वर्ड है वो समझ चुकी होती है और वो कह देती है कि अब तुम मेरे को फॉलो है वो करो। और अगली पल ये दोनों अब सीढ़ियों से उतर के कहीं वो जा रहे होते हैं और उन दोनों को अब सामने एक जो अब दरवाजा होता है उधर एक मैजिक बैरियर होता है वो लगा हुआ दिख जाता है। ये जो लड़की होती है वो इस मैजिक बैरियर को तोड़ देती है और ये दोनों अब दोबारा से अंदर वो चलते हैं। तब इन्हें अब अंदर जाके एक और लड़की वो दिखाई देती है और ये जो अब बाहर वाली लड़की होती है वो तो यहाँ से चले जाती है। डैन और ये जो लड़की होती है वही इधर अकेले वो बचे होते हैं और डैन अब सोच रहा होता है कि असल में इस लड़की के साथ में है क्या। ये अब यहाँ पे इसने 6 तरह के मैजिक है उन्हें एक्टिवेट कर रखे हैं इस जगह पे। फर्स्ट जो अब यहाँ पे अब एक गार्डिंग मैजिक है जो अब स्टार्टिंग में ब्रेक करके हम यहाँ पे आए थे। दूसरे 2 जो अब डिफेंसिव मैजिक्स है ना वो, और 2 अटैक मैजिक्स है वो, और एक लास्टली यहाँ पे एक इल्यूजन मैजिक है वो कर रखा है। एक जो अब यहाँ पे अब सीक्रेट स्पेस है उसे कंसील है वो करने के लिए इस वॉल के पीछे। और यहाँ पे ये जो लड़की है वो उसे कह देती है कि तुम्हें क्या चाहिए। डेनिस से कह देता है तुम मेरे लिए फेक आईडी बना सकती हो क्या। वो लड़की कह देती है कि हाँ ये अब यहाँ पे इतना ज्यादा हार्ड है वो नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके मटेरियल्स है वो मेरे को खुद से देने होंगे। मेरे को या तो ऑर्क की बोन या फिर एक जो अब डिमोनिक बीस्ट है उसकी बोन लगेगी। और डैन अपने डायमेंशन स्पेस से ये एक जो अब डिमोनिक बीस्ट की बोन होती है वो निकालते हुए वो दे देता है। और यहाँ पे ये लड़की कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा केपेबल होगे कि तुम्हारे पास डिमोनिक बीस्ट की बोन है। और यहाँ पे अब तुम्हें किस रैंक का चाहिए आईडी, एक कॉमनर या फिर एक नाइटहुड वाला। डेनोस से कह देता है कि क्या तुम एक जो बैरन या फिर उससे एक अबव लेवल का जो अब आईडी है वो बना सकती हो क्या। लेकिन ये लड़की कहने लगती है कि ऑफ कोर्स नहीं। क्या ये एक क्वेश्चन भी था। हाई रैंक के जो आईडीज होते हैं ना उनके पास में अब काफी ज्यादा एंटी फोर्जरी मैजिक होता है वो इनके ऊपर इम्ब्यून होता है। मैं उसको अब एक क्राफ्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं एग्जैक्ट सेम है उन जैसा नहीं बना सकती हूँ। डैन कह देता है कि कुछ भी नहीं है, मैं ये जो मैजिक है उसके बारे में कुछ कर लूंगा। सोच रहा होता है कि मेरे लिए वो अब करना बहुत ज्यादा इजी होएगा। ये लड़की कहने लगती है वेल अब तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो अब 15 मिलियन पल्क्स है ना वो करेगा और वो भी एडवांस में। और ये सुनने के बाद में डैन एक प्लेटिनम कॉइन निकाल के इसे वो दे देता है और कह देता है कि इतना काफी रहेगा ना। ये देखने के बाद में ये लड़की कह देती है कि तुम सही में कुछ ज्यादा ही अब अमीर है वो हो गए। डैन उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे को आईडी के अलावा और भी चीजें दे सकती हो क्या, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अब जो अब एक होटल होता है उधर रुक रखा होता है और यहाँ पे उसने अपना इंपीरियल आइडिया वो बना लिया होता है। इसकी वजह से वो अब यहाँ पे अब आराम से मूव करवाएगा बिना किसी दिक्कत के साथ में। इतना ही नहीं, उस लड़की की वजह से उसे ये जो अब इंपीरियल कैपिटल है उसका एक मैप है वो मिल चुका है और ये जो इंपीरियल फोर्सेस है और नोबल्स है ना उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है। और लास्टली उसे ये जो अब खुले पैसे है वो मिल चुके हैं। इसके साथ में उसे अब कुछ दिन तक चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये जो अब लड़की होती है ना उसको अब डैन ने 4 प्लेटिनम कॉइन है वो दे दिए होते हैं और वो अब यहाँ पे कहने लगती है अपना मास्क उतारते हुए कि वो जो बंदा था ना वो कोई ऑर्डिनरी बंदा है वो नहीं था और मेरे को लगता है कि ये अब मेरे को रिपोर्ट करना होगा बिग मामा को। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो अब क्रो ट्राइब का विलेज होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। डैन के फादर डूमस्टोन पूछ रहे होते हैं हेस्टिया के क्या तुमने उसे अभी लोकेट कर लिया। हेस्टिया उन्हें बताने लगती है करंटली हम एम्पायर के जो अब टाउन से उन्हें सर्च कर रहे हैं लेकिन ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। डूमस्टोन भी कहने लगते हैं कि ये अगर डैन है तो फिर वो अपने आप को कंसील है वो कर पाएगा मैजिक यूज करते हुए काफी ज्यादा इजीली। और यहाँ पे हेस्टिया कहने लगती है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अंकल को अब यहाँ पे लेटर है वो इसके बारे में मिल चुका होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि इसके जो अंकल होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया होता है कि डैन है वो घर से भाग
भाग चुका है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसने अब काफी सारे जो अब वेपन्स होता है ना उन्हें खरीद लिया होता है। इतने में डैन को साइड में से आवाज आती है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम हमें डिस्काउंट है वो दे दो। ये शॉप ओनर अब कह देता है कि ठीक है, तो फिर 5 ग्रेट ब्रॉन्ज है उनके अंदर है वो दे दूंगा। लेकिन एलिशिया कह रही होती है कि हम सिर्फ 2 हाई ग्रेड के कॉपर है वो देंगे। और यहाँ पे लेकिन उसका ब्रदर कह रहा होता है कि 2 कुछ ज्यादा ही नहीं होगा क्या, हमें इसे 5 है वो दे देना चाहिए। एलिशिया कहने लगती है कि तुम तो अपना मुंह ही बंद रख लो, तुम्हें क्या लगता है ये असल में किसकी गलती है, हम इस तरह से पूरी तरह से नीचे अब गिर चुके हैं, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि तुम हमारे ये जो वो मनी है ना वो दूसरे लोगों को दिए जा रहे हो, उनके ऊपर दया है वो दिखा के। और यहाँ पे लेकिन जो अब शॉप ओनर होता है वो कह देता है कि 2 जो है ना वो काफी ज्यादा कम होएगा यंग मिस। इतने में डैन आके कह देता है तो फिर 3 कैसा रहेगा। और यहाँ पे इन दोनों भी देख लिया होता है कि ये डैन है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लोग एक बार में वो आ चुके होते हैं। और इधर लेस कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहा था कि तुम सुबह सुबह एकदम से गायब है वो हो चुके थे। डैन कह रहा होता है कि मेरे को असल में कुछ काम था। और यहाँ पे ये जो अब एलिसिया वो कहने लगती है कि एटलीस्ट तुम्हें अब थोड़ी सी शर्म तो है ना। और यहाँ पे डैन कहने लगता है कि एनीवे आज का ये जो लंच है ना उसको अब मैं तुम्हारे लिए पे वो कर दूंगा, तो फिर तुम्हें जितना खाना है वो खा लो। लेस कहने लगता है कि लगता है तुमने काफी सारे जो पैसे हैं वो कमा लिए हैं। डैन कह देता है कि मैंने बस अपने होम टाउन से कुछ पैसे वो ले रखे थे वही है। लेस सब पूछ लेता है कि वैसे तुम कहाँ पे जा रहे हो। डैन उन्हें बता देता है कि मैं भी इंपीरियल कैपिटल है वहां पे जा रहा हूँ। और लेस कह देता है ओ रियली, तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो। उसकी सिस्टर तो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा है वो कर रही होती है। और डैन कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल होऊंगा अगर तुम मेरे को तुम्हारे साथ में चलने दो। तो वो अपने मन कह रहा होता है कि ये जो इंपीरियल कैपिटल है वो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, उड़ते हुए मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को अब पूरे 2 या 3 दिन है वो लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्टेमिना वेस्ट थोड़ी कर सकता हूँ। और वो कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे को काफी ज्यादा वो परेशानी में वो डाल दूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो एलिशिया भी उससे कह देती है कि हाँ इससे काफी ज्यादा दिक्कत है वो होगी हमें। लेकिन ये जो अब लेस है वो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा सही रहेगा, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन एलिशिया कह रही होती है ओपा तुम असल में क्या कह रहे हो, तुम्हें हमारे जो अब सर्कमस्टांसेस है उनके बारे में पता है ना, हमारे पास बैरल ये जो अब ट्रेन टिकट्स है ना उनके पैसे इंपीरियल कैपिटल है वो जाने के लिए। और अगर ये बंदा हमसे अब लंच के पैसे ये सब मांगने लग गया तो डैन अब कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अब काफी पैसे हैं काफी टाइम के लिए, और अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए ना तो फिर तुम मेरे से है वो बोल सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और एलिशिया उससे कहती थी अच्छा तो फिर तुम हमें कितने पैसे वो दे सकते हो। डैन उससे कह देता है कि तुम मेरे को बता देना जितने तुम्हें वो चाहिए होंगे। इसी के बाद अब हमें ये जो अब इंपीरियल पैलेस होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे डैन के जो अंकल होते हैं वो यहाँ पे अब वो आ चुके होते हैं। डैन के अंकल के सामने जो अब एम्पायर के पूरे जो एम्परर होते हैं ना वही बैठ रखे होते हैं। और ये एम्परर कह रहे होते हैं वेलकम माय डियर फ्रेंड कैंटा, तुम हम काफी ज्यादा अच्छे से जो अब एम्पायर है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो डीमंस की टेरिटरी से। डैन के अंकल कैंटा कह रहे होते हैं कि इसे तुम मेंशन भी मत करो, मेरे को जो करना था वो मैंने बस किया है, योर हाइनेस द एम्परर। और यहाँ पे एम्परर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि ये मैंने तुमसे बोला ना कि टेबल पे अपने पैर है वो मत रखा करो, और ये तुम्हें पता है कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है ये टेबल। और एम्परर कहने लगते हैं एनीवे मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो फिर तुम मेरे को अब बता दो कि इस मीटिंग को तुमने असल में क्यों रखा है मेरे साथ में। और इधर कैंटा बता देते हैं कि मैंने असल में सुन रखा है कि मेरा जो यंगेस्ट नेफ्यू है ना वो अब घर से भाग चुका है। एम्परर थोड़ा हंसते हुए कहने लगते हैं कि हाँ मैं सोच रहा था कि अब असल में क्या बात होएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रो टाइप का कोई भी बंदा है ना वो कहीं पे भी चले जाए उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम है वो नहीं होएगी किसी भी तरह की। कैंटा कहने लगते हैं तुम्हें लगता है क्या मैं उसके बारे में चिंता है वो कर रहा था, और इसके अलावा असल में मैं जो है ना ज्यादा चिंता इसके बारे में कर रहा हूँ कि वो कोई जो अब तुम्हारा विलेज है ना उसको इरेज है वो ना कर दे। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो अब ब्रदर है ना उसने उसको अपना जो अब एयर था ना उसके लिए चुन लिया था, एयर मतलब वारिस। एम्परर ये सुनने के बाद में कि डैन सिर्फ 16 साल का है वो कह देते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। और कैंटा कहने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने सुना है कि उसने एक जो अब ड्रैगन था उसे खुद से ही वो मार दिया था मैजिक यूज करते हुए जब वो 12 साल का था। एम्परर ये सुनते हुए तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अब बहुत जल्दी से उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। कैंटा कहने लगते हैं
कि तो फिर ये जो मेरा नेफ्यू है उसके बारे में क्या, और एम्परर कह देते हैं कि वो तुम्हारी फैमिली है और यहाँ पे फैमिली के जो इश्यूज है ना उसे अब फैमिली के द्वारा ही सॉल्व है वो होने चाहिए, और ऑल द बेस्ट। कैंटा तो बस इनको देखते ही वो रह जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें उस ट्रेन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जो अब इंपीरियल कैपिटल के तरफ है वो जा रही होती है। एलिशिया और लेस है वो अब इस ट्रेन पे बैठ रखे होते हैं। लेस कह रहा होता है कि एलिशिया अब हमें सही में क्या ये जो फर्स्ट क्लास वाली ट्रेन है उधर आना चाहिए था क्या, कोई चीपर सीट भी ले सकते थे। एलिशिया कहने लगती है कि हम इस जगह पे पूरे 4 दिन तक है वो रुकने वाले हैं, इससे पहले हम इंपीरियल कैपिटल पहुंच जाए, हम इतनी ज्यादा चीप सीट पे बैठ के कैसे है वो रह सकते हैं। और यहाँ पे असल में ये सारी जो अब दिक्कत है ना वो तुम्हारी है। उस ये जो अब सीट है उन्हें हम अपने पैसों से खुद से अब खरीद है वो सकते थे, लेकिन तुम्हारा ये जो अब चोमू वाला नेचर है ना उस सब की वजह से अब इस सारी चीजें इस तरह से वो हुई है। और हाँ डैन, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे ये जो अब पैसा है ना उन्हें बहुत जल्दी रिपे वो कर देंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों ये जो अब डैन के पैसा है ना उन्हें यूज करते हुए इस ट्रेन पे बैठे हैं, और ये जो अब ट्रेन चल रही होती है ना उसको अब कुछ गॉब्लिन्स दूर से ऑब्जर्व करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। इन लोगों को इस ट्रेन पे सफर करते हुए अब कुछ टाइम है वो बीत चुका होता है और डैन इधर बस पढ़ाई है वो कर रहा होता है। तो एलिस उसको कहने लगती है कि तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा अमेजिंग है, जब से हम निकले हैं ना तुम सिर्फ स्टडी ये सब ही वो कर रहे हो, और मेरे को लगता है तुम अब समर वाला एग्जाम है वो ले रहे हो। मैंने सुना है कि सिविल सर्वेंट का एग्जाम है वो 2 बार होता है हर साल में, और एक बार समर में होता है एक बार विंटर्स में होता है। और डैन उससे कह देता है हाँ, और ये जो है ना वो अब जुलाई के अंदर ये वो हो जाएगा, मेरे पास 1 मंथ है। लेस उससे कहने लगता है तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं होप करता हूँ कि हम दोनों अपने जो अब इंपीरियल कैपिटल जाने वाले गोल्स है उन्हें अचीव है वो कर लें। तुम एक सिविल सर्वेंट बन जाओ मैं, और ये जो नाइट ऑर्डर है उसे एंटर है वो कर लो। इतने में ये लोग देखते हैं कि जो ट्रेन है वो रुक गई है, तो ये अब बाहर देखने वो लग जाते हैं कि असल में क्या है वो हो रहा है, ये इस जगह पे क्यों रुक चुकी है। इतने में डन नोटिस कर लेता है और देख लेता है कि जो खिड़की है उसमें से एक गॉब्लिन इन लोगों को अटैक है वो करने वाला है। ये गॉब्लिन खिड़की तोड़ के अंदर है वो घुस चुका होता है, और अगले पल ही जब एलिस अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि जो अब डैन है उसने उसे बचाया है। डैन उससे पूछ भी लेता है कि तुम सही तो हो ना, और एलिस इधर काफी ज्यादा ब्लश है वो करने लग जाती है। इतने में साइड में देख लेते हैं कि उधर एक जो अब गॉब्लिन है ना वो ऑलरेडी मर चुका है जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया होता है। ऑफ कोर्स डैन ने इस गॉब्लिन को बहुत जल्दी मार दिया होता है। इन लोगों को इधर ये सिचुएशन समझ आ नहीं रही होती है। इतने में लेस को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज है वो आती है, तो फिर वो कह देता है कि मैं अब थोड़ी देर के लिए वो जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो अब गॉब्लिन थीफ है ना उन लोगों ने एम्बुश है वो किया है इस ट्रेन के ऊपर में, और मैं कुछ सिचुएशन चेक करनी होगी। लेस इतना कहने के बाद वहां से वो जा रहा होता है, और यहाँ पे उसकी सिस्टर एलिस उसे रोकती है वो रह जाती है, लेकिन उसकी बात न मानते हुए लेस यहाँ से चले जाता है। और अगले पल ही वहां पे उसे डैन भी है वो नहीं दिखता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो लेस है उसे अब सामने चलते हुए अब काफी सारे गॉब्लिन्स कुछ लोगों को मारते हुए वो दिखाई दे जाते हैं। गॉब्लिन्स का लीडर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि जितना तुम ले सकते हो उतना ले लो, और इधर जो भी ह्यूमन रेसिस्ट कर रहा है उसे मार दो। और इधर एक गॉब्लिन लड़की को मारने जा रहा होता है। इतने में वहां पे जो अब लेस है वो आके इस गॉब्लिन को रोक लिया होता है। वही गॉब्लिन से घूसा मारता है तो लेस ने उसे डॉच कर लिया होता है और पीछे जाके इसका गला ही वो काट देता है बहुत ज्यादा जल्दी से। और वो उधर उस लड़की से कह देता है कि तुम इधर से थोड़ा आगे वाला कंपार्टमेंट है ना उसके अंदर है वो चले जाओ, वो थोड़ा अभी के लिए सेफ है वो लग रहा है। लेकिन लेस के पीछे में ढेर सारे गॉब्लिन्स अब इकट्ठा हो चुके होते हैं और वो अब मिलके इसके ऊपर अटैक है वो कर देते हैं। लेकिन इससे पहले लेस का कुछ कर पाते इन गॉब्लिन्स के ऊपर में एक मैजिक अटैक है वो हो जाता है, और यहाँ पे सारे गॉब्लिन्स को लाइटनिंग लग जाती है काफी ज्यादा, और वो इस जगह पे वो मारे जाते हैं। ये मैजिक और किसी ने नहीं डैन ने किया होता है। डैन कह रहा होता है कि मैं इस जैसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट है वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इंपीरियल कैपिटल पहुंच के जल्दी से जल्दी अब एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन है वो करनी होगी। दूर से एलिस ने देख लिया होता है कि डैन ने ये जो वो मैजिक है उन्हें यूज करते हुए गॉब्लिन्स को मार दिया और वो हवा के ऊपर है वो उड़ रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये फाइनली अब इंपीरियल कैपिटल में वो पहुंच चुके हैं, और एलिस अब चलते हुए लेस से कह रही होती है कि तुम मरना चाहते हो क्या, तुम्हें पता भी अगर तुम मर गए तो फिर मेरे साथ है वो क्या हो जाएगा। लेस उससे माफी मांग रहा होता है। एलिस उससे कह देती है कि इस जैसी अब रेकलेस चीज दोबारा से वो मत कर देना, अगर तुम ऐसा कर देते हो ना तो फिर मैं यूं जो तुम्हें मारूंगी। और वो डैन से भी चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये तुम असल में कहाँ चले गए थे, मेरे को प्रोटेक्ट करने की बजाय तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इतने में ये लोग सामने देख लेते हैं कि एक कैरेज के सामने एक बंदा है वो आ चुका है। ये बंदे को ये जो राइडर होता है इस कैरेज
गैरेज का वो कह रहा होता है कि तुम रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये किसकी गैरेज है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना, मैंने एक पाप कर दिया है। एलिस अपने ब्रदर से कह रही होती है कि तुम्हें इस सब के बीच में घुसने की जरूरत है वो नहीं है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ पे डैन ने नोटिस कर लिया होता है ये अब इस कैरेज की क्रैश को, और वो बस इसे देखता ही है, वो रह जाता है। एलिस उसे कहने लगती है कि तुम उस जगह पे क्या घूरे जा रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम्हें बैंक में वो जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि डैन बैंक में पहुंच चुका है और वो उधर रिसेप्शनिस्ट से कह देता है कि मैं अकाउंट ओपन है वो करना चाहता हूँ। तो वो रिसेप्शनिस्ट से कह देती है कि तो फिर तुम मेरे को अपना पहले आईडी है वो दिखा दो। डैन अपना ये जो आईडी उसने अब फेक बनवाया होता है उसे उस रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी ये आईडी कार्ड को अब चेक वो करने लग चुकी होती है। डैन थोड़ा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि मैंने एंटी फोर्जरी मैजिक है ना वो एग्जैक्ट सेम तरीके से वो डाला है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को भाग जाना चाहिए। इतने में वो रिसेप्शनिस्ट उससे कह देती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म है वो कर लिया गया है। डैन ये सुन के काफी ज्यादा रिलीफ हो चुका होता है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कह देती है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट का जो 6 डिजिट्स का पासवर्ड है उसे सेट कर दो पहले। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि डैन बैंक से बाहर आ चुका है और यहाँ पे उसे ये जो एक एनवलप है वो मिला होता है, उसको यूज करते हुए वो कभी भी पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट है वो कर सकता है। इससे वो फाइनली अपने प्लेटिनम कॉइन्स को अब चेंज के अंदर है वो बदल पाएगा। और इधर ये जो एलिस है वो उधर कह रही होती है कि तुम्हारा काम हो गया ना, इधर तुम लोगों को कितना ज्यादा इंतजार है वो करवा रहे हो, ये ले लो। उसने अब इसे ये जो अब ट्रेन टिकट के पैसे होते हैं वो दे दिए होते हैं। वो कह रही होती है कि ना मैंने बोला था ना कि तुम्हें मैं पे बैक है वो कर दूंगी, और अब हमारी सारी चीजें अब अच्छे से हो चुकी है तो फिर अब हमें अपने सेपरेट रास्ते पे वो जाना चाहिए। डैन भी उससे कह देता है कि हाँ इधर हमें स्प्लिट अप है वो होना होगा क्योंकि मेरे को और भी दूसरे काम है। लेस को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये अपने सेपरेट रास्ते पे वो जा रहे हैं। और एलिस अब याद करने लग चुकी होती है कि डैन ने अब ये जो अब ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था ना उसके अंदर सबको प्रोटेक्ट ये सब है वो किया था। तो वो अब उससे कह देती है कि मैं तुम्हें अब कमेंड वो करती हूँ कि तुम भागे नहीं। ये कहते हुए वहां से वो जाने लग चुकी होती है और लेस उससे कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता कि ये किसके बारे में है, लेकिन वो तुम्हें काफी अच्छी नजरों से वो देखती है। एलिस चिल्लाते हुए लेस को अब अपने पास है वो बुला लेती है। इसी के साथ में ये लोग अपने फाइनली अब अपने अपने रास्ते पे वो निकल जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन घर ढूंढने के लिए अब एक दूसरी जगह पे आ चुका होता है। उधर लेडी उससे कह रही होती है कि तुम अब इंडिपेंडेंटली मूव करोगे या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रही हो, कितने लोग तुम्हारे साथ में वो रहने वाले हैं, इसी तरह से वो क्वेश्चन है वो पूछ रही होती है। डैन उन्हें बता देता है कि मैं डिफरेंट स्टेट से वो आया हूँ और मैं अकेले वो रहूंगा। और वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम अभी इतनी बड़ी सिटी पे वो आए हो अपने आप से, क्या तुम इधर जॉब ढूंढने के लिए आए हो। डैन उन्हें बता देता है कि मैं इधर सिविल सर्वेंट का एग्जाम है वो लेने आया हूँ। ये लेडी उससे कहने लगती है सिविल सर्वेंट एग्जाम, तो फिर तुम एटलीस्ट इस जगह पे 1 मंथ तो है वो रहोगे क्योंकि वो जो एग्जाम है ना वो अब जुलाई में वो होने वाला है। मेरे को इसके बारे में पता है क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो भी इसी फील्ड के अंदर काम है वो करना चाहता है। अगर तुम सिविल सर्वेंट का एग्जाम है उसे पास कर लेते हो तो फिर तुम्हें एक स्कूल के अंदर हाफ ईयर के लिए वो डाल दिया जाएगा स्टडी करने के लिए। उसके बाद में तुम्हें डिफरेंट पोस्ट है उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, तुम्हारे ग्रेड्स हैं उनके हिसाब से। डैन को ये समझ आ चुका होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर भी सिविल सर्वेंट बनना इतना ज्यादा आसान है वो नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि लेडी उसे अब एक घर पे वो ले आई होती है और वो बता रही होती है कि नॉर्मली जो अब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो पूरा 1 साल के लिए वो होते हैं घर पे रहने के लिए। इतना ज्यादा इजी नहीं होता है किसी ऐसे घर को ढूंढना जिसके अंदर तुम शॉर्ट टाइम के लिए वो रुक सकते हो, और ये जगह तुम्हारे लिए पूरी तरह से सूटेबल है, इसके अंदर में तुम 1 मंथ है वो रह सकते हो। इतने में यहाँ पे जो वो मेंशन की ओनर होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। उन्होंने अपना काफी ज्यादा लंबा चौड़ा नेम है वो बताया होता है, लेकिन इन्हें आगे से हम वोदी है वो बोलेंगे। और यहाँ पे इनका जो सरनेम होता है ना उसे ऑलरेडी डैन ने कहीं पे सुना सा है वो होता है। वोदी अब डैन से कह रही होती है कि मेरे को तुम्हारा जो आईडी है उसे कंफर्म करना होगा पहले, मेरा जो वो बच्चा है ना उससे अब ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है वो हो। और डैनी ने अपना जो आईडी होता है वो दिखा दिया होता है। वो कह रही होती है अच्छा तो फिर तुम एक नोबल हो। डैन उनसे कहने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है आपका ये जो सरनेम है ना उसे मैंने पहले ही सुन रखा है मैडम।
ये लेडी उससे कहने लगी थी ये प्रोबेबली मेरा बेटा है ना उसकी वजह से है। अब मैं तुम्हें अब इसके बारे में पता चल जाएगा अगर ऐसे बोलूं कि वो एम्पायर का यंगेस्ट चांसलर है ना वो है। ये सुनते ही डैन को याद आ रहा होता है कि उसने अब यहाँ पे अब फेक आईडी ली थी ना, उसके साथ में भी अब काफी सारे नोबल्स की इंफॉर्मेशन ये सब मांगी थी ना, उसके अंदर में उसने उस बंदे का नेम है वो सुन पढ़ रखा था। इस बंदे का नाम आर्क है वो है, और ये जितने भी नोबल्स है ना उनके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला है, और ये एम्परर का राइट हैंड मैन है। डैन अब इनसे कहने लगता है कि इतनी ज्यादा अब हाई फैमिली है आपकी, तो आप इधर रेंट पे क्यों दे रहे हो दूसरों के घर पे। ये लेडी उससे कहने लगती है ये बस ऐसे लिए क्योंकि मेरे को लोग जो है ना वो काफी ज्यादा पसंद है। इतने में ये लोग सुन लेते हैं कि यहाँ पे दरवाजा खटखटा है, वो जा रहे हैं, तो फिर ये लेडी उधर दरवाजा खोल रहे हैं, वो चले जाती हैं। डैन अब सोचने लग चुका होता है कि ये थोड़ा डेंजरस नहीं है क्या, अगर वो जो बंदा है ना वो एक चांसलर है तो फिर वो शायद मेरे अंकल हैं उनके साथ क्लोज हो, और यहाँ पे इस जैसा बंदा अगर मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं रियली कौन हूँ, तो इतने में डैन देख लिया होता है कि जो लेडी है ना वो असल में लेस और एलिशिया के साथ में यहाँ पे वो आए होते हैं। ये तीनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी इस जगह पे रहने वाले हो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें इंपीरियल पैलेस का फाइनेंस ब्यूरो होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर ये आर्क को अब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब चेक है वो करने पड़ रहे होते हैं, और इधर अब 3 स्टूडेंट का इन्हें पर्सनल डाटा भी है वो दिख जाता है जो इनका घर की डोमेट्री है उसके ऊपर है वो रहेंगे। पहला वो होता है लेप्सन और एलिशिया, और ये जो अब आर्क है ना वो अब इन दोनों के नेम सुनने के बाद में कह देते हैं कि ये वो काफी लंबा टाइम हो चुका है कि मैं इन दोनों से वो मिला हूँ। ये सामने बंदा उससे कह देता है कि क्या तुम इनको जानते हो क्या, और ये अब आर्क बता देता है कि हाँ ये अब यहाँ पे मेरी जो नैनी थे उनके बच्चे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो अब लेस है ना उसको असल में एक नाइट एकेडमी में जाना है और एलिशिया को अब मैजिक एकेडमी में जाना है। और इतने में यहाँ पे उधर एक और डॉक्यूमेंट है वो दिख जाता है डैन का। आर्क अब कह रहे होते हैं कि क्या एक ऐसा चांस है जिसके अंदर में ये बंदा एक स्पाई हो सकता है। ये सामने उधर बंदा उन्हें कहने लगता है कि मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड था उसको अच्छे से वो देखा, और कोई स्पेशल रिकॉर्ड इसके ऊपर अब पीछे वो दिख नहीं रहे। ये बस इंपीरियल कैपिटल में सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने के लिए वो आया है। इसका आइडेंटिफिकेशन कहता है कि असल में नोबल है तो फिर इससे अब फोर्ज है वो नहीं किया जा सकता है, नकली है वो नहीं बनाया जा सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा लगता है कि ये जो अब लेस और एलिशिया है उनके काफी ज्यादा क्लोज है। आर्क डैन का डॉक्यूमेंट देखते हुए कह रहे होते हैं कि तो फिर अब मेरे को इसके साथ में क्या करना चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें देखता है कि डैन अपनी जो डोमेट्री है उसके अंदर पूरी तरह से सेटल डाउन है वो हो चुका है, और वो कह रहा होता है कि मैंने मिस्टेक कर ली, क्या मेरे को स्टार्टिंग से ही एक घर खरीदने पे है वो जाना चाहिए था, नहीं शायद इसकी वजह से अब मैं और ज्यादा जो अब कम स्टैंड आउट है ना वो करूँ। एक कहावत भी है कि जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है अगर तुम उधर ही थोड़ा छुपोगे तो फिर ज्यादा सही है वो रहेगा। और ये जो लेस है ना वो भी अब मेरी आइडेंटिटी को अब बैकअप है वो कर सकता है, लेकिन डैन ये नोटिस कर लेता है कि इधर जो अब सिक्योरिटी है ना वो थोड़ी इंक्रीज है वो हो चुकी है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें रात की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर एक जो वो बंदा होता है वो थोड़ा गोपचे के अंदर चले गया होता है, तो अब यहाँ पे ऊपर से इसके ऊपर कुछ गिरने वो लग चुका होता है और वो थोड़ा हिप्नोटाइज है वो हो जाता है, और वो कोने में जाके अब फिक चुका होता है डैन के द्वारा। डैन ने इस जगह पे अब स्पेशली एक रूट है वो यूज किया होता है जिसके अंदर हिप्नोसिस वाली इफेक्ट है। डैन अब इस गार्ड से कह देता है कि मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो अच्छे से बताना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अब सिक्योरिटी है उसे थोड़ा इंक्रीज है वो कर दिया है, तो फिर इसका रीजन क्या है। ये बंदा उससे कह देता है कि हमें ये जो अब सेकंड फ्लोर है ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व ये सब है वो करना होगा। ये सुनने के बाद में डैन सोचने लगता है सेकंड फ्लोर उधर तो मैं हूँ, तो फिर क्या ये जो चांसलर है उसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, ये डायरेक्टली लेकिन मेरे को कैप्चर करने के लिए क्यों नहीं आया। डैन अब इस बंदे से पूछ लेता है कि ये जो अब सेकंड फ्लोर है उससे अब तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्व ये सब क्यों करना है। ये बंदा उससे कह देता है मेरे को नहीं पता है, हमें बस उधर एक जो अब स्टूडेंट है उसको मॉनिटर करना है 1 मंथ के लिए। ये सुनने के बाद में डैन समझ चुका होता है कि जो अब चांसलर है ना वो अब इसके ऊपर बस थोड़ा सस्पिशन ये सब है वो कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो अब रूट के इफेक्ट होते हैं वो गायब होने लग चुके होते हैं, तो डैन इधर हट के इधर इसके पीछे वो आ चुका होता है, और डैन अपने रूम में आने के बाद में एक मास्क को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को अपना जो अब नेक्स्ट मूव है वो करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। इधर न्यूज़पेपर दिखाते हुए लेस उसे बता रहा होता है कि तुमने न्यूज देखी क्या, एक बंदा जिसका नाम लुपिन है उसने अब गॉडेस ब्लेसिंग है उसको अब स्टोल कर लिया है मर्किस वैलेंटाइन है ना उनके मेंशन से। ये सुनने के बाद में डैन उससे रियली वो कह देता है ऐसे एक्टिंग करते हुए जैसे
से उसने ये चीज पहली बार सुनी है, जबकि ऐसा उसने ही है वो किया है। लेस उसे ये भी बताने लग चुका होता है कि इतना ही नहीं, उसने अब ये अपना नेक्स्ट क्राइम है उसको भी अनाउंस है वो कर दिया है। वो आज 10 बजे काउंट दुर्बल का अब जगह है ना उस जगह पे चोरी है वो करेगा। और इधर एलिस अब इधर इससे कह देती है कि इस जगह पे तमाशा ये सब करना बंद कर और इधर खाना खाने है वो आ जाओ। और इधर डैन और लेस सब टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेस अभी भी कह रहा होता है मेरे को लगता है ये जो अब नाइट ऑर्डर है और ये वो फाइनेंस ब्यूरो है वो काफी ज्यादा बिजी है वो होगा कुछ दिन आने हैं ना उसके अंदर में। डैन कह रहा होता है मेरे को नाइट ऑर्डर का समझ आ रहा है लेकिन फाइनेंस ब्यूरो वो इस जगह पे बिजी है वो क्यों होगा। लेस उसे बताने लग चुका होता है कि अब इधर एक जो अब ज्वेलरी है उसे चुरा लिया गया है तो उससे अब ब्लैक मार्केट के अंदर अब बेचा है वो जाएगा। और अब ये जो अब फ्लो होता है ना मनी का वो अब फाइनेंस ब्यूरो है उसके जुडिक्शन के अंडर है वो आता है। ये लोग काफी ज्यादा पागल हो रहे होंगे ब्लैक मार्केट की जो अब डील्स है ना उनको देखने के लिए। एलिस उससे कह देती है कि इधर बहुत बात है वो कर लिया अब खाना है वो खा लो। और इधर लेस और ये दोनों अब थोड़ी बहस से वो करने लग चुके होते हैं डैन के सामने। इसी के नेक्स्ट सीन में अब ये जो वो फाइनेंस ब्यूरो होता है उसकी आउटर वाली बिल्डिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। डैन इधर एक बंदे से कह रहा होता है मैं सिविल सर्वेंट का एग्जामिनेशन है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। ये बंदा उससे कह रहा होता है कि जरा 1 मिनट रुकना तो। और यहाँ पे सारी चीजें अब माफ करने एकदम से हेक्टिक है वो हो चुकी हैं। सबसे पहले अपना ये जो वो फॉर्म है उसे तुम फिल है वो कर दो। डैन अब इधर इन लोगों की बात है वो सुनने लग चुका होता है कि ये यही कर रहे होते हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर में इस तरह की डील्स ये सब है वो चल रही है उन्हें अच्छे से अब वो देखो। और ये जो अब लूपिन बंदा है ना उसने अब बोल दिया है कि वो अपना नेक्स्ट मूव आज है वो करेगा। हम इधर काफी ज्यादा परेशानी के अंदर में वो सिर्फ उस पागल बंदी की वजह से है। इसी के नेक्स्ट सीन में उसके मेंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूपिन ने बोला होता है कि वो अपना नेक्स्ट मूव है वो करेगा। इधर डैन देख लेता है कि काफी सारे जो अब गार्ड्स है ना वो आ चुके हैं और वो उनसे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना लेकिन सारी चीजों को काफी ज्यादा बिजी है वो जाना होगा तो ताकि ये जो अब चांसलर बंदा है ना वो अब अपने काम के ऊपर फोकस है वो करे उसके अलावा किसी और चीज के ऊपर नहीं। तो सब लोग थोड़ा झेल लो। और यहाँ पे हमें दिखता है कि लूपिन बंदा और कोई नहीं डैनिया वो होता है और वो अपना जो वो मास्क होता है उसे पहन के वो अब आगे वो बढ़ जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें उन लोगों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो अब डैन के ऊपर नजर है वो बनाए रखे होते हैं। उन्हें दूर से दिख रहा होता है कि डैन अपने रूम के अंदर ही है लेकिन असल में डैन तो उधर सिर्फ अपनी इल्यूजन छोड़ के अपना उधर काम करने वो चले गया होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि वो जो अब यहाँ पे लूपिन चोरी करने वाला है इधर काफी सारे गार्ड्स इकट्ठा हो रखे होते हैं और वो इस जगह पे स्पेशली क्रिस्टल ऑफ वंडर्स है उसको अब गार्ड है वो कर रहे हैं। इधर 2 गार्ड आपस में बात है वो करने लगते हैं कि क्या ये जो अब लूपिन है वो सही में आएगा कि नहीं आएगा। भी तो तुम देख सकते हो कि काफी सारे गार्ड इस जगह पे ड्यूटी पे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम वॉर पे वो जा रहे हैं। इतने में यहाँ पे ये जो अब अकाउंट द्रुबल होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये तुम दोनों इस जगह पे बात है वो कर रहे हो काफी ज्यादा, क्या इधर खेलने के लिए आए हो तुम। और ये जो अब अकाउंट होते हैं वो अब इधर गार्ड्स के कैप्टन को कहने लगते हैं तुम्हें लगता है क्या इस एटीट्यूड वाले गार्ड्स हैं वो अब मेरी इस जेम को गार्ड है वो कर पाएंगे। और ये इधर गार्ड्स का कैप्टन कहने लगता है कि हमने इधर जितने भी अब रास्ते हैं उनको ब्लॉक है वो कर लिया तो आप काफी ज्यादा आराम से है वो रहे। लेकिन ये जो अब अकाउंट होते हैं वो कहने लगते हैं तुम सिर्फ ऑल बात हो और कुछ नहीं हो। और यहाँ पे अगर तुम्हें पता है कि जो क्रिस्टल ऑफ वंडर है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, अब तुम बस इसे लूज करने का ट्राई तो करो, मैं तुम्हारे जो अब सर है वो कटवा दूंगा। इतने में यहाँ पे जो एक गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कैप्टन एक इमरजेंसी आ चुकी है। ये जो अब लुपिन है ना वो अब काउंट मार्गरेट है उनके जो अब स्टेट है उसके ऊपर अपीयर है वो हुआ है और उस न्यूज जगह पे अब जितने भी अब जेम्स थे मनी थे सारी चीजों को ले लिया है, सब कुछ गायब है वो हो चुका है। और उस जगह पे वो जो लुपिन है उसके नाम का नोट है वो पड़ रखा है बस में। और ये कैप्टन अब बता देते हैं कि अभी करंट टाइम जो चल रहा है वो अब 9:38 है वो है। तो फिर वो अब कह देते हैं कि हम अपनी जो वो फोर्सेज है उन्हें स्प्लिट है वो कर लेंगे। ये सुनने के बाद में ये जो अब अकाउंट है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि लुपिन ने बोला था कि वो इस जगह पे 10 बजे वो आएगा और यहाँ पे अब तुम तब क्या करोगे जब लुपिन इस जगह पे आ जाएगा। तो ये कैप्टन कहने लगते हैं अब ये जो अब क्राइम का टाइम है उससे जज करे तो फिर तुम्हें ये जो अब नोटिफिकेशन मिली है ना वो अब काफी ज्यादा फॉल्स है, लेकिन जस्ट इन केस हम अपनी जो आधी फोर्सेज है उन्हें इस जगह पे वो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये अब अकाउंट काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सोल्जर्स हो जिनको अब इस जगह को अब प्रोटेक्ट है वो करना है। इसी तरह से काउंट ये जो अब नाइट होते हैं उनको ऊपर चिल्लाए वो रहे होते हैं। इससे बीच में द क्रिस्टल ऑफ वंडर्स होता है उसको अब डन ने ऑलरेडी वो चुरा लिया है और वो यहाँ से वो निकल भी जाता है काफी ज्यादा आसानी से। और वो इधर अपनी जो अब रियल फॉर्म होती है उसके अंदर भी वो
वो आ चुका होता है। वो क्रिस्टल ऑफ वंडर्स को देखते हुए कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा इजी था और यहाँ पे ये जो अब इतने सारे सोल्जर्स हैं उनको अब मैं एक साथ ले लूं अपने ऊपर में, वो सही नहीं रहता। और मैंने ऐसा प्रॉमिस तो किया नहीं था कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे वो आने वाला हूँ। इतने में डैन को एक रूम दिख जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन सील्स होती है, वो लग रखी होती है। तो वो समझ जाता है कि इस रूम के अंदर शायद कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके लिए ये सारी जो अब सील्स तोड़ना है तो वो तो काफी ज्यादा आसान चीज है। वो अब सील तोड़ के दरवाजा खोल के अंदर चले जाता है। उसे ये रूम काफी ज्यादा नॉर्मल सा ही वो लग रहा होता है। इतने में एक ड्रॉअर पे भी उसे अब सील लगी हुई है वो दिख जाती है, तो फिर वो उस ड्रॉअर की सील को भी तोड़ देता है और उसके अंदर में उसे एक डायरी है वो मिल जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है अगले दिन का सीन। इधर ये जो अब लेस है वो अब डैन को बता रहा होता है कि ये जो लुपिन है ना वो असल में उसने अब क्रिस्टल ऑफ वंडर्स है उसको चुरा लिया है। और असल में इतना ही नहीं है, उसने ये जो अब काउंट मार्गरेट है ना उनका 1000 ईयर ओल्ड एक नेकलेस है ना उसको भी चुरा लिया है। और ये जो पैलेस है ना उसके अंदर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला है वो मच रहा है। असल में वो जो अब नेकलेस था ना उसको अब थर्ड प्रिंसेस है उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए वो देने जाने वाला था। ये सुनते ही तो डैन काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो असल में अब प्रिंसेस का एक गिफ्ट है वो था, तो फिर क्या है ये जो अब चीज है वो जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा सीरियस तो नहीं बन जाएंगी ना। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें इंपीरियल पैलेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। उधर एक जो मेड होती है वो अब थर्ड प्रिंसेस को चिल्लाते हुए अपने पास वो बुला रही होती है, ढूंढ रही होती है चारों तरफ में, लेकिन थर्ड प्रिंसेस इधर एक जो अब बॉक्स होता है उसके अंदर छुप रखी होती है और वो बाहर निकल के अब वो भागने वो लगती है। ये जो अब थर्ड प्रिंसेस है ना इस एम्पायर की उसका नाम अब काफी लंबा चौड़ा है, तो फिर इसे आगे से हम सेलिशिया बुलाएंगे। और यहाँ पे ये जो अब सेलिशिया की मेड होती है उसने उसे अब ढूंढ लिया होता है। सेलिशिया चिल्लाते हुए अपनी मेड से कह देती है कि मेरे को फॉलो है वो मत करो, और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे भागने लगती है। और वो इधर बालकनी पे पहुंच चुकी होती है और इधर उसकी मेड आ रही होती है उसके काफी ज्यादा करीब में, तो उससे अब सामने एक और बालकनी दिख जाती है। तो वो अब सोच लेती है कि वो अब कूदने वाली है। वो अब अपनी ये वाली बालकनी से कूद के दूसरी पे वो कूदती है, लेकिन उसका पैर जो है ना वो असल में अंत में नहीं पहुंच पाता है और वो नीचे वो गिरने लग जाती है। और थर्ड प्रिंसेस सेलिशिया जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देख लेती है कि वो असल में डैन की गोद में है और वो हवा में उड़ रही है। वो कह रही होती है कि तुम असल में कौन हो, कौन क्या। और डैन उससे कह रहा होता है सॉरी, तुम बस थोड़े डेंजर के अंदर है वो लग रही थी तो, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे वो उतार दूंगा। उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये जो अब थर्ड प्रिंसेस है उसके बेडरूम के बारे में पता है क्या? बेडरूम वर्ड सुनते ही वो काफी ज्यादा शर्माया वो जाती है।